डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है MM अली के द्वारा। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एनवायरनमेंट और हेरेडिटी के रोल से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। बारी बारी से सभी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। नीचे से पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट नीचे से ये है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि यह बात सही है? क्या सिर्फ भाषा विकास में ही पर्यावरण भूमिका निभाता है? नहीं दोस्तों, भाषा विकास के अतिरिक्त विकास के जितने भी आयाम हैं सब में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पहला वाला जो नीचे से है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो ये है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। क्या ये बात सही है? क्या कोई भी बच्चा जन्मजात अंधा है? क्या हम उसकी अच्छी से देखभाल करके या उसे पौष्टिक आहार देके उसके उस अंधेपन को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा क्या है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। क्या बच्चे में सीखने और परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या जीन्स द्वारा ही डिसाइडेड होती है? नहीं होती है। तो इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि विकास जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। तो यहाँ पे ए वाला जो स्टेटमेंट है वो सही होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे 4 कथन हैं। कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही नहीं है? पहला है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सही बात है, पियाजे यही कह रहे हैं अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कि बच्चों में जो विकास होता है वो चरणों में होता है। यानी कि जो संवेदी पेशी अवस्था होती है उसमें विकास कुछ और होता है। दूसरी जब अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास कुछ और होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कुछ और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकास कुछ और होता है। यानी कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये कथन पियाजे के अनुसार सही है। दूसरा कथन है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। यानी कि पियाजे ने बच्चों को ज्ञान का निर्माता कहा है, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। तो ये बात भी पियाजे के अनुसार सही है। लेकिन जो तीसरा कथन है कि निरंतर अभ्यास से ही अधिगम होता है, ये कथन पियाजे से संबंधित नहीं है बल्कि एडवर्ड थॉर्नडाइक से है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपना सीखने का सिद्धांत दिया। थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 और सीखने के गौड़ नियम 5 दिए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध प्रयास किया था और प्रयोग किया था बिल्ली पे। बिल्ली पे प्रयोग करके इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया था। प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। इसी सिद्धांत को हम लोग SR थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया थ्योरी, अनुबंधन का सिद्धांत इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग जान जाइए। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला कथन है ये पियाजे से संबंधित नहीं है बल्कि थॉर्नडाइक से संबंधित है, इसलिए यही हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था है जो कि 2 से 7 साल होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा इनमें से कौन नहीं है? तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा नहीं है। अगला यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। 4 क्वेश्चन है।
कौन सा क्वेश्चन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने पे आमंत्रित करेगा? पहला है, क्या आप इसका उत्तर जानते हो? दूसरा सवाल है कि सही जवाब क्या है? तीसरा है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो चौथा सवाल है कि किसी भी क्वेश्चन को देके बच्चों से कहा जाए कि इसको विभिन्न तरीके से हम कैसे हल करेंगे, तब बच्चा उस एक ही क्वेश्चन को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए जब सोचेगा तो गंभीर रूप से सोचेगा। यानी कि जो चौथा प्रश्न है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं वो कौन है, जान जाइए, तो जॉन डेवी हैं। इसमें क्या होता है, करके सीखने पर, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा सीखने पर, आपसी सहयोग से सीखने पर बल दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन पहला ऑप्शन कर रहा है, यानी कि इसके अंतर्गत करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगला सवाल ये है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले कोलबर्ग के सिद्धांत का क्या नाम है? नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए और प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं, यानी कि टोटल 6 अवस्थाएं बताई। तीनों स्तर मैं आपको बता दूं, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। अब इन चारों ऑप्शन में आप किसे कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में मान सकते हैं? पहला ऑप्शन है उनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन मिलता है। दूसरा है इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। और चौथा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला कथन है कि जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन करता है, इस कथन को हम कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में मान सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल ये कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग ZPD के नाम से जानते हैं, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या संदर्भित करता है? तो दोस्तों जो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र है वो एक ऐसे कंसेप्ट को बताता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई काम लगभग खुद से कर लेते हैं। यानी कि बच्चों को इतनी सपोर्ट दे दी जाए कि वो कोई काम खुद से कर लें, वही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। तो यहाँ पे निकटवर्ती विकास के क्षेत्र का संदर्भ है, एक संदर्भ है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई काम लगभग खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्या है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ट्यूशन यहाँ पे जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर सभी के द्वारा, यानी कि मीडिया के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा और संस्कृति के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना
आलोचनाओं में से एक ये है कि जो मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है, उससे रिलेटेड जो एक आलोचना है वो क्या है, तो मानकीकृत परीक्षणों से रिलेटेड आलोचना ये है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और पक्षपाती होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत, इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये कह रहा है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यानी कि ये सीसीई से रिलेटेड सही बात है और ये सीसीई से संबंधित है। दूसरा है कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम का एक इंटग्रल पार्ट है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। बिल्कुल ये जो बच्चे की जो अचीवमेंट होती है उस पर फोकस करता है, ये बात भी सही है। चौथा ऑप्शन है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो अगर ये कथन कहा जाए तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चों को धीमा, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न समझ में आए हैं। समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।